नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 36 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 12, 8th क्लास का चैप्टर नंबर 12 है हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मोनी। प्रकृति तालमेल से कैसे कार्य करती है, ये हमें इसके अंदर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द करेक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन ए पॉपुलेशन एंड ए कम्युनिटी। पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बीच सही अंतर क्या है। तो इसके आंसर देने से पहले हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ते हैं पहले। पॉपुलेशन में एक ही प्रकार के जीव एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि कम्युनिटी में विभिन्न प्रजातियों की पॉपुलेशन एक ही क्षेत्र के साथ साथ रहती है और एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। तो इस प्रकार से देखिए, इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन देखिए इसका। पॉपुलेशन एक ही प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का समूह है, कम्युनिटी में विभिन्न पॉपुलेशंस होती हैं। बिल्कुल सही बात है ये, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद में जो इससे पहले वाली वीडियो थी पार्ट नंबर 35 यानी 35वां जो पार्ट था, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि विक्रम संवत के अनुसार कौन सा साल चल रहा है। तो वो आपने बिल्कुल सही बताया है, आंसर है 2083। ये इन तीनों का ठीक है, अमित कुमार का, तुषार दहिया का और क्राफ्टी एंड का। तो देखिए, जो अंग्रेजी वर्ष है 2026 चल रहा है, लेकिन जो विक्रम संवत है वो 57 साल आगे चल रहा है भाई, यानी वो आएगा 2083। यानी आपको अगर विक्रम संवत का कौन सा ईयर चल रहा है तो क्या जोड़ना है, उसके अंदर 57 जोड़ना है। और अगर शक संवत का देखना है आपको तो 78 घटाना है, यानी उसके अकॉर्डिंग हम 78 साल पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो शक संवत 1948 चल रहा है भाई अभी। यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल और है। विक्रम संवत, इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन के शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में की थी। शक संवत, इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क ने की थी। बीसी का मतलब क्या होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी ईसा के बाद। इसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन और है। विक्रम संवत यह भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक कैलेंडर है। हमारे अधिकांश हिंदू त्यौहार जैसे दिवाली, होली, नवरात्रि इसी आधार पर तय होते हैं। शक संवत यह भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर यानी नेशनल कैलेंडर है। इसका उपयोग भारत सरकार के राजपत्र, ऑल इंडिया रेडियो और सरकारी संचार में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा तालाब इकोसिस्टम का अजैविक घटक है। अजैविक का मतलब क्या होता है, जो नॉन लिविंग होते हैं। तो देखिए, इनमें से फिश, एल्गे, वाटर, फ्रॉग, इनमें से निर्जीव कौन सा है, निर्जीव है वाटर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें इन स्टेटमेंट्स को देखना है और फिर इसके आधार पर हमें आंसर देना है। पहली स्टेटमेंट है प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, पौधे उत्पादक हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, पौधे क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं। अगला है हर्बीवोरस आर कंज्यूमर्स, शाकाहारी उपभोक्ता हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला है फंजाई एंड बैक्टीरिया कैन एक्ट एज डिकम्पोजर्स, कवक और बैक्टीरिया अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी तीनों बात ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ये तीनों बात ठीक है। और एक बात और बताऊं, अब जो एग्जाम होते हैं उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी डायरेक्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत कम पूछता है कि सीधी एक स्टेटमेंट दे दी और 4 ऑप्शन दे दिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन फूड चेन ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, विच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। खाद्य श्रृंखला ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल में तीसरे पोषण स्तर पर कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो देखिए यहाँ पर तीसरे पर कौन सा है, पहले पर है प्रोड्यूसर, दूसरे पर है ग्रासहोपर, तीसरे पर है फ्रॉग, यानी फ्रॉग हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज ए फूड वेब जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन ए फूड चेन। फूड वेब सामान्यतः फूड चेन से अधिक जटिल क्यों होता है। क्योंकि जो फूड वेब होती है उसमें बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, इसलिए वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, यह आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फिश आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए पॉन्ड, फिश ईट ड्रैगन फ्लाई लार्वा, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इनडायरेक्ट इफेक्ट। एक तालाब में मछलियाँ छोड़ी जाती है, मछलियाँ ड्रैगन फ्लाई लार्वा को खाती हैं,
इसका सबसे संभावित अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? देखिए, जब मछलियों को तालाब में छोड़ा जाएगा तो वो ड्रैगन फ्लाई के जो लार्वा हैं उनको खा जाएंगी, तो ड्रैगन फ्लाई की जो जनसंख्या है वो कम हो जाएगी। और अगर ड्रैगन फ्लाई की जनसंख्या कम हो जाएगी तो जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट हैं यानी जो परागकण करने वाले कीट हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या करती हैं ड्रैगन फ्लाई उन इंसेक्ट को खाती हैं। तो उनकी अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो पॉलिनेशन ज़्यादा होगा। अगर पॉलिनेशन ज़्यादा होगा तो जो पौधे हैं उनका जो उत्पादन है वो ज़्यादा होगा भाई, यानी ज़्यादा मात्रा में फल लगेंगे, ज़्यादा मात्रा में बीज उत्पन्न होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ड्रैगन फ्लाई डिक्रीजेज एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स में इंक्रीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ड्रैगन फ्लाई की जो संख्या है वो घटेगी और पॉलिनेशन करने वाले यानी परागकण करने वाले जो कीट हैं वो बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंटरेक्शन इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरेक्शन सही सुमेलित है? ऑप्शंस हैं हनी बी फ्लावर, पैरासिटिज्म, मधुमक्खी फूल परजीविता। ऑप्शन बी है ऑर्किड ट्री कम्युनलिज्म, ऑर्किड पेड़ सहभोजिता। ऑप्शन सी है टिक डॉग म्यूटलिज्म, टिक कुत्ता पारस्परिकता। ऑप्शन डी है हनी बी फ्लावर कंपटीशन, मधुमक्खी फूल प्रतिस्पर्धा। इसके अंदर इसका सही आंसर क्या है, यानी इंटरेक्शन हमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो बी है ऑप्शन ये राइट है, यानी जो ऑर्किड का जो पेड़ होता है, ऑर्किड और पेड़ की जो सहभागिता होती है वो बिल्कुल राइट है। यानी जो ऑर्किड का पेड़ है वो क्या होता है, एक फूल देने वाला पौधा होता है भाई। इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, यानी बहुत सारी इसकी प्रजातियां हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है जो पेड़ का सिर्फ सहारा लेता है, पेड़ का सिर्फ सहारा लेगा, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म बोलते हैं इसको, यानी सहभोजिता बोलते हैं। यानी ये पेड़ क्या करेगा, ये दूसरे पेड़ का सहारा लेगा, सिर्फ उसका सहारा लेगा, उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच सिचुएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पैरासिटिज्म का उदाहरण है? तो इसमें देखिए ये जो कुत्ता है, इस कुत्ते के ऊपर ये जो छोटे छोटे कीट होते हैं जिनको हम बिग्गू वगैरह बोलते हैं, ये क्या करते हैं, इसका खून चूसते हैं, यानी ये नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को लाभ और दूसरे को नुकसान होता है, तो इसको तो इस कीट को तो लाभ होगा, इसको तो भोजन मिल रहा है, लेकिन कुत्ते को नुकसान हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है, टिक कुत्तों का ब्लड चूसता है और कुत्ते को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वुड मोस्ट डायरेक्टली हैपन इफ डीकम्पोजर्स सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम एन इकोसिस्टम? यदि किसी इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स अचानक गायब हो जाएं तो सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा? ऑप्शंस हैं डेड मैटर वुड एक्यूमुलेट एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग वुड बी डिस्टर्ब्ड, मृत पदार्थ जमा होंगे और न्यूट्रिएंट रिसाइकिल बाधित होगी। बिल्कुल सही है, यानी पहला ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? निम्न में से कौन सा इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सही बढ़ता हुआ क्रम है? तो इसमें देखिए जो इसका बी ऑप्शन है वो राइट है, यानी पहले एक व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, फिर वो पॉपुलेशन बनाता है, फिर पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है और फिर इकोसिस्टम बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है? तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, एक्सप्लेनेशन के अंदर देखिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वे होते हैं जो भूमि पर पाए जाते हैं, जैसे वन, खेत, घास के मैदान, बड़े पेड़। तो इसके अंदर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो हैं ये भूमि पर पाए जाते हैं, फॉरेस्ट भूमि पर पाए जाते हैं। अगर भूमि पर पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई कंपटीशन कैन हेल्प मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस? कौन सा कथन बताता है कि कंपटीशन इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है? देखिए अगर कंपटीशन होगा यानी भोजन के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, पानी के लिए, अगर आपस में लड़ाई होगी तो सीधी सी बात है वहाँ पर जो जनसंख्या है वो कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इट कंट्रोल्स पॉपुलेशन साइज बाय लिमिटिंग एक्सेस ऑफ कॉमन रिसोर्सेज।
यह कॉमन रिसोर्सेज की उपलब्धता को सीमित करके पॉपुलेशन साइज को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए पॉन्ड बिकम्स पोल्यूटेड एंड मैनी प्लांट्स डाई, विच सीक्वेंस इज मोस्ट लॉजिकली एक्सपेक्टेड। एक तालाब पोल्यूटेड हो जाता है और कई प्लांट्स मर जाते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम सबसे तार्किक है। तो इसका बी ऑप्शन राइट है भाई। फ्यूअर प्लांट, लेस ऑक्सीजन, डिक्लाइन इन फिश पॉपुलेशन। कम प्लांट होंगे, कम ऑक्सीजन होगी उसके अंदर, फिश की जो पॉपुलेशन है वो भी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, लार्ज स्केल हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रॉग्स कैन इनडायरेक्टली इंक्रीज एग्रीकल्चरल पेस्ट बिकॉज, यानी अगर बड़ी मात्रा में जो मेंढक हैं उनको मार दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा तो जो खेती वाले पेस्ट होते हैं, यानी खेती में जो कीट पाए जाते हैं, तो उनसे क्या इफेक्ट होगा ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं फ्रॉग्स पोलिनेट ऑल क्रॉप्स, फ्रॉग सभी क्रॉप्स का पोलिनेशन करते हैं, गलत बात है। फ्रॉग्स ईट इंसेक्ट दैट इंक्लूड एग्रीकल्चरल पेस्ट, ये बिल्कुल सही है भाई। यानी अगर हम फ्रॉग की जनसंख्या कम कर देंगे, यानी अगर मेंढकों को ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, जो एग्रीकल्चर के अंदर जो पेस्ट पाए जाते हैं, जो पेस्ट पाए जाते हैं, जो कीट पाए जाते हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वो खेती को ख़राब करेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा इकोसिस्टम का एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। एबायोटिक का मतलब ये है कि वो होता है निर्जीव, नहीं बताना है, यानी हमें इसके अंदर देखना है सजीव कौन सा है। तो सजीव कौन सा है, टेम्परेचर, सोयल, सनलाइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, यानी इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। अध्याय के अनुसार ह्यूमन मेड इकोसिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी इसका राइट है भाई। फार्म्स एंड फिश पॉन्ड्स कैन बी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, फार्म्स और फिश पॉन्ड्स ह्यूमन मेड इकोसिस्टम हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर देखिए, फिश पॉन्ड्स, फार्म्स एंड पार्क्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के उदाहरण हैं और इन्हें ह्यूमन केयर तथा मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच फार्मिंग प्रैक्टिस इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी एंड इफेक्ट्स ऑन पोलिनेटर्स। कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस बायोडाइवर्सिटी को कम करने तथा पोलिनेटर्स को प्रभावित करने से जुड़ी है। ऑप्शंस हैं क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण, मोनोकल्चर, एकल फसल पत्ती, कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज, जैविक खाद का उपयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोनोकल्चर। एकल फसल पत्ती से क्या होगा, एक ही प्रकार के जो पोलिनेटर हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, तो उससे जो डाइवर्स फार्मिंग है उससे क्या होगा, जो पोलिनेटर्स की संख्या वो बढ़ेगी, तो ज़्यादा पोलिनेट होंगे पौधे, तो उससे फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वाई कैन एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स कंट्रीब्यूट टू सोयल डिग्रेडेशन। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक उपयोग सोयल डिग्रेडेशन में कैसे योगदान कर सकता है, यानी सोयल को ख़राब कैसे करता है, उसकी जो उर्वरक शक्ति है उसको कम कैसे करता है, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ये सोयल की जो फर्टिलिटी है उसको कम कैसे करते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन ए है, इट ऑलवेज इंक्रीजेज सोयल ह्यूमस, यह हमेशा सोयल ह्यूमस बढ़ाता है, गलत है। इट मे रिड्यूस फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सोयल, यह सोयल में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर को कम कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। यानी फर्टिलाइजर्स का अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको ये कम कर देता है, उनको मार देता है भाई, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, वाई आर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स इंपॉर्टेंट फॉर एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स। एलिफेंट्स और अन्य एनिमल्स के लिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स क्यों महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शंस हैं, दे इंक्रीज ह्यूमन सेटलमेंट्स इनसाइड फॉरेस्ट्स, वे फॉरेस्ट के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ाते हैं, गलत है। ऑप्शन बी, दे कनेक्ट फॉरेस्ट हैबिटेट एंड अलो सेफर मूवमेंट बिटवीन फॉरेस्ट एरियाज, वे फॉरेस्ट हैबिटेट्स को जोड़ते हैं और फॉरेस्ट एरियाज के बीच सुरक्षित मूवमेंट में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है भाई, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ डायनेमिक बैलेंस। डायनेमिक बैलेंस का मतलब होता है गतिशील संतुलन इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डायनेमिक बैलेंस की अवधारणा को कौन सा विकल्प सबसे सही तरह समझाता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शंस पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की अपेक्षाकृत स्टेबल रखते हैं, लेकिन वह बैलेंस बदल सकता है। इस प्रकार से हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।